नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस लाइव न्यूज़ में। और आइए बात करते हैं देश भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर हमें असम से मिल रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा सोमवार को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल और फिर बाद में राजग विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्व शर्मा के असम का अगला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। हाल ही में हुए चुनावों में सत्ताधारी राजग के प्रदेश में लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने के एक हफ्ते बाद तक शीर्ष पद पर कौन होगा, इसे लेकर अटकलें चल रही थीं क्योंकि शर्मा और निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोनों ही दावेदार थे। हालांकि एनईडीए संयोजक के पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद स्थिति साफ हो गई है। तोमर ने कहा क्योंकि और किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया तो शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह कोविड महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रूप से एक समग्र ब्लूप्रिंट तैयार करने के वास्ते तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाएं। प्रधानमंत्री ने को लिखे पत्र में खड़गे ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार लोगों के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो गई है और वर्तमान स्थिति में एक समग्र और सर्वसम्मत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने महामारी से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 6 सुझाव भी भेजे। कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय खुद अकेले इससे निपट नहीं सकता। खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा, महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रूप से एक समग्र ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए मैं आपसे सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने और कोविड रोधी टीके की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्य में कोविड-19 संबंधी स्थिति और इससे निपटने को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को फ़ोन किया तथा इसी दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न हालात से निपटने में पंजाब सरकार की सहायता के मद्देनज़र केंद्र सरकार राज्य को होने वाली ऑक्सीजन व टीका आपूर्ति को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। तो वहीं फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में धूल फाक रहे हैं 67 वेंटिलेटर। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत प्रेशर में है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना मरीज अस्पताल में हैं। बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। वेंटिलेटरों की कमी से देश में कई हिस्सों में मरीजों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन यूपी के फिरोजाबाद जिले में सरकारी अस्पताल में 67 वेंटिलेटर तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की कमी की वजह से 67 वेंटिलेटरों का पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीत अनीजा ने रविवार को बताया कि मेडिकल कॉलेज में 67 नए वेंटिलेटर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर संचालित करने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है जो मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त संख्या में नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से मिली है कुछ राहतें। मौतों और नए मामलों में आई है गिरावट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों और नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में रविवार को 296 मरीजों की मौत हुई जबकि 23,333 नए संक्रमित पाए गए। पिछले 2 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 300 से कम दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण की वजह से मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है और राज्य में इस समय 2,33,981 मरीज उपचाराधीन हैं जो पिछले 30 अप्रैल की सापेक्ष करीब 77,000 घट गए हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है।
पत्र में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीनेशन और मौजूदा स्थिति का जिक्र किया है। सीएम केजरीवाल ने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से दिल्ली के लिए मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज की सप्लाई के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश देने की अपील की है। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में 18 से 35 साल के 92 लाख लोग हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18 से 45 और 45 साल से ऊपर के आयु वर्गों के लिए दिल्ली को हर महीने 83 लाख डोज चाहिए, जिससे इन सभी को अगले 3 महीने में वैक्सीनेट किया जा सके। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 10 मई से शुरू हो रहे 2 हफ्ते के लॉकडाउन का पूर्ण कार्यान्वयन कराने की जिम्मेदारी रविवार को मंत्रियों को दी है और कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल उचित तरीके से हो तथा यह ज़ाया न हो। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टालिन ने अपने साथी मंत्रियों से कोविड-19 की परिदृश्य और प्रबंधन पर नज़र रखने को कहा है। साथ में एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की बिक्री की निगरानी करने और यह देखने को भी कहा कि दवाई कालाबाजारी में न बेची जाए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, दिखने लगा है कर्फ्यू का परिणाम, कोरोना चेन को तोड़ने में मिल रही सहायता। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पार पाने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू को फिर बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश व्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने में इससे सहायता मिल रही है। प्रदेशवासियों की ओर से भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में 17 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल संबंधित कार्य व आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाए। तो वहीं कोरोना संक्रमित आजम खान की तबीयत बिगड़ी, सीतापुर जेल से बेटे के साथ लखनऊ मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर के सांसद आजम खान की तबीयत रविवार को दोपहर को फिर बिगड़ गई। आजम खान कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पिता के साथ जेल में निरुद्ध बेटा अब्दुल्ला आजम भी कोरोना संक्रमित है। डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इस पर आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं लॉकडाउन में अब ऑनलाइन नहीं खरीद सकेंगे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की बिक्री पर भी रोक। लॉकडाउन में घर से काम करने के कारण मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जैसे आइटम की ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन इस दौरान अगर आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ख़राब हो गया है तो आपको नए मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में मोबाइल फ़ोन व गैजेट्स की ऑफलाइन बिक्री बंद है, इसलिए इन आइटम की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है ताकि ऑफलाइन कारोबारियों को व्यापार का नुकसान नहीं हो। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है। तो वहीं कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों को एमपी पुलिस देती है अनोखी सज़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों को पुलिस अनोखी सज़ा दे रही है। यहाँ जो बेवजह बाहर घूमता हुआ मिलता है उसे 2 घंटे तक खुली जेल में रखकर योग व्यायाम कराया जा रहा है। पुलिस का तर्क है कि इससे लोगों को कोरोना से लड़ने की योग और अन्य व्यायाम की जानकारी मिल जाती है और कर्फ्यू उल्लंघन करने की सज़ा का भी एहसास हो जाता है। पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर रोजाना लोगों को इसी तरह की सज़ा दी जा रही है।